रेस्पिरेशन में कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द इनसाइड ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस या ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी मिलती है, जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर सुनना ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। जो रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी रिलीज होगी, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी रिलीज। अब कुछ ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं, कुछ होते हैं एनारोबिक, कुछ में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कुछ में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यदि हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं तो जैसे जितने बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि हम बोल दिए सेलुलर रेस्पिरेशन के डेफिनेशन मैंने ये बोल दिया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये डेफिनेशन बैक्टीरिया के लिए गलत हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया में तो ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सब लोग ध्यान देना। क्या लिख रही हो? कुछ तो लिख रही हो, ठीक है। सब लोग ये ध्यान देना कि जैसे मैंने अभी बोला था बॉन्ड मतलब जुड़ना, ऐसे रेस्पिरेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जहां से एनर्जी निकलती है। कमर रेस्पिरेशन या श्वसन हिंदी में बोलेंगे, रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां से एनर्जी निकलती है। और रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, एल्गी में भी होता है, फंगस में भी होता है, मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ हैं, जिनकी लिविंग बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, हर एक चीज़ में रेस्पिरेशन होता है। क्लियर हुआ? इसकी जो फिजियोलॉजी है हम वहाँ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ जो बाकी मैकेनिज्म और साइकिल है हम यहाँ पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोल दिया कि रेस्पिरेशन में, अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। रेस्पिरेशन में पहला जो की पॉइंट, है एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। दूसरा इसका जो की पॉइंट है, जब एनर्जी रिलीज होगी, अभी मैंने इसमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म ये सब बताऊंगा, नितेश ने तुम लोगों को समझाया था, क्लियर। तो सबसे पहला हमारा एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, रेस्पिरेशन में एक तो एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी हम इसको और अच्छे समझाएंगे, बस ये समझो कि रेस्पिरेशन मतलब नीलेश क्या, एनर्जी का निकलना। बहुत हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, आज जीरो लेवल से फिर हम लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे। जैसे देखो अपन उसमें क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड में कैसे 11 अचानक चेंज हुआ है ना, तो ऐसे अपन यहाँ भी देखेंगे। पहले सब लोग सिर्फ रेस्पिरेशन का मतलब समझो क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होना। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगा, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में। क्लियर? चलो, पहला एनर्जी रिलीज होगा। दूसरा, यदि उसके पास रेस्पिरेशन हो रहा है तो 100% उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा इन द सेल, उसके सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? दो चीज़ें क्लियर हुई। यदि फॉर रिस्पिरेशन हो रहा तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा मतलब उसके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यदि हम बात करें, ये सिर्फ ये होगा यूकैरियोटिक्स में। अरे राम, अभी भी नहीं खुलेगा। ये होगा कहाँ पे, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक्स में होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। क्लियर? अब जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। मीजोजोम, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक्स में, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक्स में
प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, मेसोसोम, मतलब कि बैक्टीरिया, जिसको हम मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? मतलब देखो हमको कितनी चीज़ें समझ में आ गई। अपने को ये समझ में आ गया यदि रेस्पिरेशन होगा मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी तो यदि अपन लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा एनर्जी के लिए, और यूकैरियोट की बात करें तो मेसोसोम होगा। उल्टा बोल दिया, ठीक है। यदि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो मेसोसोम होगा। थोड़ी सी कुछ टाइम मतलब सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो 1 मिनट के लिए, बाकी अपन आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सेल के अंदर, ये अपनी जैसे मान लो ये पूरा सेल है, सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें कुछ ऐसी, ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यदि हम मेसोसोम की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो हमारा ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग एक स्ट्रक्चर, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम। ये पूरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये अपना पूरा का पूरा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। बाहर वाली को हम सेल वॉल बोलेंगे, अंदर वाली को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है, फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। यहाँ पे ये एनर्जी वाला काम करता है, यहाँ पे ये एनर्जी वाला काम करता है। अब सुनना एक अच्छी बात, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन के बारे में आप सुने ही नहीं हो, है ना, किसी क्वेश्चन के बारे में सुने नहीं हो और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इन सेल हैव काइनेज एंजाइम, मतलब कोई ऐसा एंजाइम के बारे में आपसे बात किया जो फूड पार्टिकल का, सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करता है, वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी और अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अपने को सिर्फ अभी एक चीज़ समझ में आ गई कि रेस्पिरेशन क्या है और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कहाँ कहाँ। देखो मैं ये चीज़ें ना बताता, लेकिन अब क्या है कि तुम लोग नीट के बच्चे हो तो ये क्लियर होनी चाहिए। अभी तक यदि जैसे हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, मैं खुद बोलता था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, तो मैंने भी यही बोलता था कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यही बोलते थे, हमने यही सीखा भी है। लेकिन अभी की अभी मैंने मॉडिफाइड किया रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। मैंने क्या मॉडिफाइड किया, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, फूड सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैं करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप मतलब क्लासिफिकेशन। तो पहला हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे इन द प्रेजेंस, मतलब पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस में 2 टाइप्स का होगा, एक होगा एरोबिक, एक होगा एनारोबिक, विथ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। एक और हम देखेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक और देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। सुने हो क्या कभी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो नॉर्मल सेल्स में होता है, अब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो भूखी सेल में होता है। तो पहले हम क्या सीखेंगे, डेफिनीशन, ठीक, तो पहले लिखो इसकी डेफिनीशन, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखवाते हैं। डेफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन, डेफिनीशन लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ breakdown of food particle, mechanism of breakdown of food particle, क्या बोल रहा दिखाइए, mechanism of breakdown of food particle within the cell to release energy, within the cell to release energy, and the trapping of this energy
and the trapping of this energy for synthesis of ATP is called cellular respiration. Synthesis of ATP is called cellular respiration. और करके वो वाली भी डेफिनेशन लिख दो जो हम लोग बोलते थे, और करके एक और डेफिनेशन लिखो. The complete combustion of glucose is in the presence of oxygen. The complete combustion of glucose in the presence of oxygen which produce carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide, water and energy is called respiration. Is called respiration. सुनो क्या होता है, देखो नॉर्मली अपन 9th-10th में यही वाली डेफिनेशन लिखी रहती है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं, वो कम ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन उनका कम है. नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग किसका स्टडी करते हैं, यूकैरियोटिक्स का, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले. इस वजह से हम ये वाली डेफिनेशन, तो ऊपर वाली ज़्यादा सही डेफिनेशन है, मतलब सही, नीचे वाली भी है ना, दोनों सही हैं. क्लियर. अब लिख दिए. अब इसको बना दीजिए ऐसे, मोड ऑफ रेस्पिरेशन करके. एक और पॉइंट लिख के नीचे लिखते जाना, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस. और कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स molecule in simple molecule and release energy. याद होता तो मैंने डाइजेशन की भी डेफिनेशन बताया था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन सिंपल मॉलिक्यूल. वो क्या था, डाइजेशन. बट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज एनर्जी, ये हमारा होगा रेस्पिरेशन. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन. एक और की पॉइंट लिखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ डार्क रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन को डार्क रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. लिख दिया. चलो cellular respiration is a dark respiration and internal respiration. Cellular respiration is a dark respiration and internal respiration. Type of cellular, अभी कोई नोट नहीं करेगा भाई,
टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप देखेंगे, जिनमें से हमारा पहला है, फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। सुनना, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। क्लियर, मतलब कि आपको कौन कौन से रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज करते हैं किस में। क्लियर, जैसे मान लो अपन प्रोटीन खाते हैं तो क्या ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलता है, अमोनिया। यदि अपन ग्लूकोज खाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो तुम लोगों के दिमाग में रेस्पिरेशन का डेफिनीशन सेट है ना, वो 9-10 के हिसाब से सेट है। ठीक है, तो ये मत सोचो हम क्या सीख रहे हैं कि रेस्पिरेशन में अमोनिया कैसे निकलेगा। पता है, रेस्पिरेशन में जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी के अलावा भी वेस्ट मटेरियल होते हैं कुछ। अरे यार, आप प्रोटीन खाते हो, उसका रेस्पिरेशन से ब्रेक डाउन होता है कि नहीं प्रोटीन का, तो क्या प्रोटीन NH3 से बना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ से निकलेगा। नहीं समझे मेरी बात। यदि अपन प्रोटीन खाते हैं मतलब उसमें NH3 है, एमिनो एसिड्स, तो जब अपन उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ बेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। क्लियर, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है तो कैसा है, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो इस हिसाब से हमारा जो पहला है इसके अंदर ये हमारा क्या, फ्लोटिंग, ये मार्कर चल नहीं रहा, पहला है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक। देखो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। जो हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है नॉर्मल सेल में होता है, ये किन में होता है, नॉर्मल सेल में होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जहाँ पे मेनली हम कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, बात एक ही है ना, कार्बोहाइड्रेट या फैट यूज करते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो होता है यहाँ पे हम नॉर्मली प्रोटीन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। पढ़े होगे तो ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो जो हमारा देखो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मतलब कौन सा सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो ब्रेक डाउन होगा, चाहे ये ब्रेक डाउन होगा तो भी अपने को एनर्जी मिलेगी, ये ब्रेक डाउन होगा तो भी अपने को एनर्जी मिलेगी। तो यदि ये वाला ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नोट कर लीजिए फटाफट। नहीं, ये भूखी सेल को अपन इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्व्ड सेल, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं भूखी कोशिका। ये नॉर्मल सेल में होता है, नॉर्मल सेल में। और सुनो, हाँ ठीक है, मतलब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मतलब क्या, जो कार्बोहाइड्रेट फैट मतलब नॉर्मल सेल में होता है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में ये। सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के अकॉर्डिंग। दो टाइप्स का था, कोई बताएगा, एनारोबिक एंड एरोबिक। कौन कौन सा था दोनों, एनारोबिक मतलब कि नेगेटिव O2 मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब कि प्रेजेंस O2 यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
लग गया सर? नहीं लगा? टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें आएगा एनारोबिक एंड एरोबिक। क्लियर? मतलब कि ये ऑक्सीजन देखो, आप फ्लोटिंग मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि नॉर्मल सेल में होगा, प्रोटोप्लाज्म मतलब भूखी सेल में होगा जिसमें प्रोटीन आएगा, ऐसा। वैसे दोनों एक्सचेंज भी हो जाएगा। यदि आपको आ गया ना, नॉर्मल सेल में प्रोटीन का भी होता है, ऐसा नहीं वो 100% सही है, और भूखी सेल में भी दोनों का होता है, लेकिन ज़्यादा सही है क्या है कि ये भूखी सेल में होता है प्रोटोप्लाज्मिक, वो होता है नॉर्मल सेल में। सब्सटेंस यदि ये चेंज मिलेंगे तो गलत मत करना, वो भी सही है। अब यदि अपन बात करें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की सबको एक चीज़ पता है क्या? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी। यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बात करें तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी, मतलब 36 ATP। सबको याद है इतना? चलो, यदि ये हो गया हमारा किसका, बोलो, एरोबिक का, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब यदि हम बात करें एनारोबिक, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू C2H5OH। यहाँ एथाइल अल्कोहल बनता है प्लस एनर्जी, बट कितनी एनर्जी? सिर्फ 2 ATP, मतलब कि 21 किलो कैलोरी। समझ में आ गया? मतलब कि यदि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यदि O2 नहीं है, यदि O2 है, O2 के प्रेजेंस में, मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, तो O2 के अब्सेंस में अब 21 और O2 के प्रेजेंस में कितना डिफरेंस है? यहाँ 2 ATP, यहाँ पे 36 ATP। क्लियर हुआ? चलो, अब एक चीज़ और देखो, पानी दो, पानी दो। क्या ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको सीखने का मन है, जिसको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, मतलब ऐसा है ना, ये हो गया हमारा। देखो, यदि ग्लूकोज का, समझना, यदि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी। अब क्या था, इसको रिलेट करना, पहले जब स्टार्टिंग में जब अपनी धरती बनी थी तो पहले वो ऑर्गेनिज्म थे जिसको एनर्जी की कम ज़रूरत थी, क्योंकि सिर्फ वही थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि पहले अपने 2 एकड़ ज़मीन थी तो वहाँ 2 लोगों को खाना आराम से निकल जाता था। अब यहाँ पे अब लोग बढ़ गए लेकिन ज़मीन तो उतनी ही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। कि अब जैसे ज़मीन तो 2 ही एकड़ है, लेकिन ये 2 लोग से 20 लोग हो गए, तब उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो पहले पूरी अर्थ में सिर्फ बैक्टीरिया थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था, 2 ATP में काम चल जाता था। लेकिन बैक्टीरिया मॉडिफाइड हो के मोनेरा से प्रोटिस्टा, माइकोटा, फंसाई, एल्गी प्लांटी, ब्रायोटेरिडो, तो बड़े बड़े प्लांट और बड़े बड़े एनिमल बन गए, तो ATP की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। तो यही हमारा जो एनारोबिक था, ऑक्सीजन लेके एरोबिक में कन्वर्ट हो गया और 21 किलो कैलोरी से 686 किलो कैलोरी बना दिया। तो ये भी एक इवोल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ गए जो मैंने अभी बताया। पहले मतलब कि उन जैसे अपन लोग इनकम बढ़ाए, ऐसे उन लोगों ने ATP की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया। क्लियर? मतलब, और ये जो पूरी साइकिल चल रही है रेस्पिरेशन का, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा सेल के अंदर। किसके अंदर चल रहा है? तो सेल के अंदर क्या होता है वो आप समझना। जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया ग्लूकोज, मैं इसको रब कर रहा हूँ, करोगे नोट? करोगे नोट? कर लो, सीट में लिखा है, कर लेना यार, सीट में लिखा है, अरे सीट में लिखा है ना, सीट से कर लेना। लो देखो, इसको लिखना जरूरी है। अभी जो बता रहा हूँ वो सबसे शानदार चीज़ है। इसके बाद एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, फिर छुट्टी करूंगा। तो जैसे सबसे पहले अपना क्या है, ग्लूकोज, ये अपना हो गया ग्लूकोज। अब सुनो,
मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा पायरुविक एसिड। कोई नोट नहीं करेगा अभी, अंजलि कोई नोट नहीं करेगा। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा, सोचे होंगे इतना छुपा के करते हैं, पता कैसे चल जाता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा पायरुविक, हेलो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, ये हुआ 2 रुपए का। अब और मजे की चीज सुनना, ये जो स्टेप है इंडिपेंडेंस ऑफ O2, O2 से ये इंडिपेंडेंस है, मतलब O2 पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ये बैक्टीरिया हो, कोई सा भी एनिमल हो। ग्लूकोज का जब पायरुविक एसिड बनता है, मतलब ग्लूकोज टूट के जब पायरुविक एसिड बनाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं बनती। यदि मैंने बोल दिया ये एरोबिक और एनारोबिक के लिए कॉमन स्टेप है तो क्या सही है, क्योंकि जो एरोबिक है किस में होता है, यूकैरियोटिक्स में, और एनारोबिक होता है प्रोकैरियोटिक्स में। मतलब एक में 686 किलो कैलोरी, एक में 21 किलो कैलोरी, तो चाहे 686 की बात करो या 26 की बात करो, दोनों में ये स्टेप सेम होता है। कौन सा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। क्लियर, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉमन स्टेप फॉर, कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। ये आ गया नीट का पहला क्वेश्चन, शुरू कहानी। ये हो गया नीट का पहला क्वेश्चन जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये हो गया नीट का दूसरा क्वेश्चन। तुम लोग रेस्पिरेशन ईमानदारी से पढ़ लो अच्छे से, थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ना, सीट की सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना हमारा क्या कहलाएगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होगा साइटोप्लाज्म में, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अब सुनना तीसरा क्वेश्चन, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो बनता है पायरुविक एसिड जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो बनता है पायरुविक एसिड जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में। क्या यहाँ एटीपी मिलेगा, मिलेगा, ऐसा तुम लोग सोचते हो। मैंने बोला था एटीपी के लिए कौन, पहले ही बताया था, ऊपर नीचे बोलो। अरे यार भाई लोग, कितने मासूम हो भाई तुम लोग, मतलब इतने प्यारे हो, अभी बताया फिर भूल गए। मैंने बोला जितनी भी एनर्जी वाली चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया या मीजोजोम, यूकैरियोटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं है तो अभी देखना 2 मिनट बाद बोल पूछूंगा फिर पब्लिक भूल जाएगी। ठीक है, कंफर्म आ जाओ। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में तो बनता है पायरुविक एसिड। यहाँ पे एटीपी मिलेगी, अरे वाह यार सबको याद है, चलो ठीक है। हाँ, अभी 2 मिनट बाद भूलोगे। ये पायरुविक एसिड है, मतलब कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में होगा, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होगा। अब यहाँ से चेंज क्या होगा, यदि मैंने बोला कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है तो आप लोग बोलोगे ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है ना। जग गए, अभी नहीं जगे समझ गए। यदि मैंने आपको ऑक्सीजन दिया और ऑक्सीजन नहीं दिया, इसको हम बोलेंगे एनारोबिक और इसको बोलेंगे हम एरोबिक। तुम कितना भी बोर करोगे हम तो भी पढ़ाएंगे जबरदस्ती। ठीक है, छुट्टी कर देगा अभी, नहीं करूँगा। हैं नीट में डॉक्टर बनने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ठीक है। यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो। अब मेरी बात सुनो और अच्छी चीज, इसको अपन यहां नहीं लिखते, ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे कुछ और लिख देंगे अपन, ऐसे यहां पे लिख दूं एरोबिक और यहां पे लिख दूं एनारोबिक। तुम लोगों की नोट्स ना खराब हो इसलिए डिज़ाइन से सेट कर रहा हूँ सही से, ये क्लियर। अब जब एरोबिक में होगा तो यहाँ पे अपना क्या चलेगा, अब सुनना मेरी बात। अब यहाँ से अभी अपन इसका कर दे क्या कंप्लीट, यहाँ होगा इनकम्प्लीट
ऑक्सीडेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा C2H5OH, मतलब कि सिर्फ 2 ATP, मतलब 21 किलो कैलोरी एनर्जी। ये होगा हमारा कहाँ? एनारोबिक में। क्लियर? याद रखना जो एग्जाम में आएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब बात करें O2 के प्रेजेंस में। O2 के प्रेजेंस में तो अब सुनना, ये कहाँ एंट्री मारेगा? सेल के साइटोप्लाज्म से ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा? और सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से टकराएगा। हेलो, सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए डायरेक्ट जाएगा क्या? पहले उसके मेम्ब्रेन से टकराएगा। तो जैसे ही पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ में आया? नहीं, मुंह धुल सकते हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा मुंह धुल लो, मैं तो पढ़ाऊंगा। इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? और सुनो, लो खुश रहो, इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन भी। क्लियर? अब जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, है ना? अभी मैं और इसको डिटेल से बताऊंगा। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम के बाद अपना चलेगा क्या? क्रेब्स साइकिल। अभी बताऊंगा ना, लिंक रिएक्शन वगैरह। क्रेब्स साइकिल के बाद ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे 686 किलो कैलोरी एनर्जी, मतलब 36 ATP, मतलब कि इसका हो गया क्या? बोलो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये अभी मैं पढ़ूंगा फिर से डायग्राम बना के, कि डायग्राम कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ क्या है, डायग्राम में और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी लेकिन इसको डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो इतना समझ में आया? ग्लूकोज था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो पायरुविक ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन यदि मिल गया तो एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये खत्म। जैसे तुमको ये साइकिल पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर खत्म। इतनी ये चैप्टर, ठीक है? और यहाँ ये अपने सिलेबस में है ही नहीं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक कम एनर्जी मिलेगी। तो अभी अपन पढ़ेंगे पहले एक साइकिल। कितनी साइकिल है? एक साइकिल ग्लाइकोलाइसिस है, एक साइकिल लिंक रिएक्शन है, एक साइकिल क्रेब साइकिल है, एक साइकिल। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको।